हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम विद मी में आपका स्वागत है। हम लोग इस क्लास में सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं वो हिंदी के कर रहे थे, जिसमें आप लोग को पता है कि हिंदी 30 नंबर की आती है, जिसमें 15 नंबर की पैराग्राफी होती है और 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग का आज 28 दिसंबर है, आज आप लोग का एग्ज़ाम संपन्न हो रहा है। अब अगली शिफ्ट में, आज की शिफ्ट में देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चनों पर आते हैं। आज का पहला गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है, उसके आंसर देना है। तो अब देखिए गद्यांश में क्या लिखा हुआ है। लखनऊ की एक छोटी सी गली में, यानी कि यहाँ पर लेखक ने लखनऊ की बात कही है। एक छोटी सी गली में सादिक, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, सादिक, अपने अब्बा की खाने की दुकान पर बैठा था। यानी कि जो सादिक था उसका अब्बा, यानी कि मुस्लिम भाषा में पिताजी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्बा। उसकी जो है खाने की दुकान थी जहाँ पे खाना खाया जाता था। वह बिरयानी की परात से मक्खियों को उड़ा रहा था। उसकी दुकान में बिरयानी भी मिलती थी, बिरयानी की परात थी, उससे उनको मक्खियों को उड़ा रहा था। तभी आपने देखा कि रेशमी अचकन में एक आदमी उसके दरवाजे पर घोड़े से उतर रहा था। यानी कि तभी उसने देखा कि एक रेशमी कपड़ा पहने हुए एक आदमी जो है उसके दरवाजे पर दुकान के घोड़े से उतर रहा था। अमीर लगता है, जो आदमी था वह अमीर लग रहा था। क्या वह हमारी दुकान पर आ रहा है। सादिक ने यह बात सोची कि जो रेशमी कपड़ा हुआ पहने व्यक्ति है वो बड़ा आदमी था, वो क्या हमारी दुकान पर आ रहा है। उसके पीछे आते दो नौकरों को देखकर उसने सोचा यकीनन वह बड़ा आदमी है। उसके पीछे दो आदमी और आ रहे थे, उसको अब कंफर्म हो गया कि जो है वह एक धनाढ्य व्यक्ति है। सादिक के अच्छा मियाँ मोहम्मद कादिर ने भी, जो भी एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे। मतलब सादिक के जो अब्बा मियाँ थे मोहम्मद कादिर, अच्छा मियाँ नहीं अब्बा मियाँ है इधर पे, अब्बा मियाँ मोहम्मद कादिर, उनके अब्बा का नाम था मोहम्मद कादिर ने जो एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे। यानी कि जो उनके अब्बा थे वह एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, यानी कि व्यस्त थे। नज़र उठाकर देखा, तभी एक नौकर ने तेजी से आगे आकर कहा, नवाब हसन अली तशरीफ लाए हैं। तो जो उनकी दुकान में मोहम्मद कादिर की थी, तो उसका एक नौकर आकर बोला कि नवाब हसन अली, यानी कि जो धनाढ्य व्यक्ति था उसका नाम क्या था, नवाब हसन अली तशरीफ लाए हैं। अचकन वाला शख्स दुकान में घुसा, यानी कि जो रेशमी अचकन पहनने वाला व्यक्ति था वह दुकान में घुसा। चारों तरफ नज़र घुमाकर उनकी छोटी सी दुकान का जायजा लिया और बेदिली से बोला, सुना है तुम मशहूर बावर्ची मोहम्मद कादिर हो। और वो बोलता है उसके अब्बा को कि तुम मशहूर बावर्ची हो, जिस तुम्हारा नाम मोहम्मद कादिर है। हमें नई नई चीज़ों का स्वाद चखने का शौक़ है। जो नवाब हसन अली थे वो उसके सादिक के अब्बा से बोलते हैं कि मशहूर बावर्ची मोहम्मद कादिर हो तुम, और तुम एक मशहूर बावर्ची हो, इस लिहाज से तुम्हारी दुकान पर हम लोग आए हैं। तुम क्या सबसे अच्छी चीज़ बनाते हो। सादिक के अब्बा ने कबाब भूनते भूनते ही जवाब दिया, दाल। यानी कि जो सादिक के अब्बा थे उन्होंने कबाब भून रहे थे बड़ी अंगीठी पर, तो उन्होंने कहा मैं सबसे अच्छा दाल बनाता हूँ। नवाब साहब ने हैरानी से पूछा, सिर्फ दाल। मैं बिरयानी, कौरमा और बाकी सब रिवायती चीज़ें भी बनाता हूँ। उसने बोला कि मैं दाल के अलावा बिरयानी भी बनाता हूँ, कौरमा भी बनाता हूँ और अन्य चीज़ें भी बनाता हूँ, मगर आपने पूछा है कि मैं क्या सबसे अच्छी चीज़ बनाता हूँ, तो मैं बनाता हूँ दाल। कादिर से तसल्ली से जवाब दिया, मगर दाल बात कुछ दिलचस्प नहीं लगती। हमारे दोस्तों ने तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ़ की थी। हम तो कुछ बेहतर चीज़ की उम्मीद लगाए थे, पर आपने यह दाल चखी ही कहा है जो मैं बनाता हूँ। बहुत खूब, हम चखेंगे। तुम कौन सी दाल बनाते हो। उड़द की। यानी कि जो है दाल बनाता है तो दाल में उड़द की दाल उसकी सबसे फेवरेट दाल थी। चलिए हम लोग क्वेश्चनों पर आएंगे, समझना। देखिए, सादिक का बड़े आदमी से क्या आशा है। आप लोग को पता है कि हम लोग जब किसी व्यक्ति को बड़ा आदमी बोलते हैं तो किस बेस पे बोलते हैं कि वह धन से मजबूत है। पहलवान वाले को तो हम बोलते नहीं कि जो बड़ा आदमी होगा धनाढ्य होगा, वह क्या होगा, सबसे बड़ा आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे।
सादिक बिरयानी की परात से मक्खियां क्यों उड़ा रहा होगा? उसके पास कोई और काम न था, मक्खियों द्वारा बिरयानी खत्म होने का डर था, उसे मक्खी मच्छरों से भय लगता था, मक्खी देखकर ग्राहक बिरयानी नहीं खरीदेंगे। वो मक्खी बिरयानी की परात से इसलिए हटा रहा था क्योंकि जब व्यक्ति देखेंगे कि परात में बिरयानी में मक्खियां बैठी तो कोई भी व्यक्ति उन्हें खरीदेगा नहीं, या ग्राहक नहीं खरीदेंगे, इसलिए वह मक्खियों को सादिक जो है बिरयानी की परात से मक्खियों को उड़ा रहा था। नेक्स्ट है दाल उत्तर पाकर जब नवाब हसन अली ने मोहम्मद कादिर से पूछा कि तुम सबसे अच्छी क्या बनाते हो, तो उसने बोला दाल। तो दाल उत्तर पाकर नवाब साहब को हैरानी क्यों हुई होगी? नवाब लोग दाल नहीं खाते, उस क्षेत्र में दाल जैसे भोज्य पदार्थ का चलन न था, दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती, नवाब को दाल खाना पसंद ना था। देखो यहाँ पर दाल का जब उसने कहा कि मैं दाल सबसे अच्छी बनाता हूँ, तो नवाब जो थे वो हैरान इसलिए हो गए क्योंकि जो दाल होता है वो हमारा विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि दाल जो होता है वो बहुत ही कम रेयर केस में लोग पकवानों में गिनते हैं। क्योंकि नवाब लोग दाल नहीं खाते, यहाँ पर किसी भी बात नहीं कही गई, दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए यहाँ पर वह उत्तर पाकर हैरानी हो गई। सादिक के अब्बा किस पकवान के लिए मशहूर थे? सादिक के अब्बा जो थे किस पकवान के लिए मशहूर थे? तो देखिए कहीं पे लिखा हुआ था सादिक के अब्बा जो है सबसे अच्छी दाल किसकी बनाता था? उड़द की दाल बनाते थे। बिरयानी, कोरमा, कबाब ये सब तो उसके अन्य पकवान थे, लेकिन मेन उसका जो था सबसे अच्छा जो पकवान का था वह उड़द की दाल के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया। ये तसल्ली जो है एक हमारा ब्लैक वर्ड है, मतलब काला वर्ड का हमें अर्थ बताना है कि तसल्ली मतलब क्या होता है। तसल्ली मतलब टपाक मतलब तुरंत जवाब देना, जोर मतलब तेज से जवाब देना, बेरुखी मतलब बेमन जवाब देना। तसल्ली मतलब होता है धैर्य। तसल्ली हम नहीं कहते कि लोग तसल्ली रखे, यानी कि अपने बारी का इंतजार करे, यानी कि अपने धैर्य को बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान पर क्यों आए थे? उन्हें नए पकवानों के स्वाद चखने का शौक था, उन्हें दाल खाने का बहुत शौक था, उन्हें मोहम्मद कादिर से विशेष काम था, उन्हें नए पकवान बनाने का शौक था। इसमें यहाँ पर उनके होगा उन्हें नए पकवान के खाने का स्वाद चखने का बहुत शौक था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमें नई नई चीज़ों का स्वाद चखने का शौक था। मैंने आप लोग को बताया हुआ है प्रीवियस क्लास में कि जो भी आंसर होंगे वो आपके ऑप्शन में ही जो गद्यांश में होंगे वो होंगे। आप लोग को अपना दिमाग का यूज नहीं करना, जो गद्यांश में शब्द लिखे हो उन्हीं पे आपको जाना है। नेक्स्ट है और बेदिली एक शब्द लिखा हुआ था, उसमें बेदिली से बोला, तो यहाँ पर ये शब्द के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? बेदिली से बोला, तो इस काले स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? बेरहमी, बेढवी, बेशर्मी, बेरुखी, यानी कि वहाँ पर उसने किस हिसाब से बोला था? बेरुखी के हिसाब से। नेक्स्ट है एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, तो मशगूल का हमें बताना है। मशगूल मतलब वो जो बड़ी अंगीठी थी, तो बड़ी अंगीठी में वो कबाब भून रहा था मोहम्मद कादिर, तो मशगूल मतलब होता है व्यस्त, यानी कि वह इस चीज में व्यस्त थे। नेक्स्ट है किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि हमें जो है सीटेट के लिए बेसिक ग्रामर पढ़ना होता है, तो जिसमें विशेषण हो गए, संज्ञा हो गई, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसमें गुणवाचक विशेषण बताना है। आप लोग को पता है कि गुणवाचक वह विशेषण होते हैं जो किसी के गुणों की तारीफ या गुणों के बारे में बताए। नवाब हसन तशरीफ लाए थे, पर आपने वह दाल चखी कहाँ? यकीनन बड़ा आदमी है, वह बिरयानी की परात से मक्खियाँ उड़ा रहा था। यहाँ पर किसी भी गुणवाचक की विशेषता नहीं हुई। यकीनन बड़ा आदमी था, यह भी गुणवाचक नहीं। आपने वह दाल चखी कहाँ है, यानी कि यहाँ पर दाल चखना एक प्रकार का हमारा दाल की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, यानी कि गुण के बारे में बता रहा है। आप लोगों ने देखा कि गद्यांश को हमने कितने कम समय में सॉल्व कर लिया, तो आप लोग को भी इसी तरह अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी है कि गद्यांश को पढ़िए एक सरसरी नज़र से, उसके बाद ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन को देखिए, कहीं ना कहीं
गद्यांश में लिखा होगा या फिर पद्यांश में। हम लोग पद्यांश पर आते हैं। पद्यांश लिखा है, जय हो उसकी जिसने मुझको दो पैर दिए, अपनों से बढ़कर जिसने मुझको गैर दिए। मैं आज घूमता घाटी में कितने उतार कितने चढ़ाव पर, हर मंजिल के अपने पड़ाव पर, हर कदम नए नजारों से परिचय करता, हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता। अटकी आशा भटकी उल्लास, उस क्षण तो लगती बुरी बाद में लगता, समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा जो कुछ पाया है इन्हीं ठोकरों के बूतों से। मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग को पद्यांश का भावार्थ समझ में आए या ना आए, इसमें आप लोग को हेरक बिल्कुल भी नहीं लेना। आप लोग सरसरी नज़र से एक बार पद्यांश को पढ़ जाइए, फिर उसके क्वेश्चन को देखिए। मैं आप लोग को सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। यानी कि जो पद्यांश हमें पढ़ाया गया है, जो ऊपर दिया गया है, तो इसमें हमें बताना है कि इसका मूल भाव यानी कि सेंटर यानी कि शीर्षक क्या है। जिन्होंने बाधाओं को नहीं झेला वे किसी की पीड़ा नहीं समझ सकते। हम सभी का जीवन बाधा रहित होना चाहिए। बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ पा जाते हैं। बिना पैरों के बाधाएं पार नहीं की जा सकती। इसमें हमारा मेन जो पद्यांश का केंद्रीय भाव है कि बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ पा जाते हैं। जब हमारे पास कोई भी कठिनाई नहीं होगी तो हम लोग उसका प्रयास नहीं करेंगे और कुछ भी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि इस पद्यांश का केंद्रीय भाव यही है कि हम बाधाओं से जूझे और जब जूझने के बाद हम उसमें कुछ चीज़ अचीव कर लेते तो वही हमारा जीवन कहलाता है। नेक्स्ट है, जिसने मुझको पैर दिए। जिसने मुझको गैर दिए से क्या अभिप्राय है। अपनों से तिरस्कार मिला, परायों को भी अपना बनाया, अपनों से दूर किया, परायपन का भाव मिला। जिसने मुझे गैर दिए, देखिए कहीं लिखा होगा, जिसने मुझको गैर दिए। मैं आज तो आप लोग को बताना है, अपनों से तिरस्कार मिला, परायों को भी अपना बनाया, अपनों से दूर किया, परायपन का भाव मिला। आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है, जिसने अजय हो उसकी जिसने मुझको दो पैर दिए, अपनों से बढ़कर जिसने मुझको गैर दिया। यानी कि अपनों से भी बढ़कर मुझे जिन्होंने माना। जिसने मुझको गैर दिए से अभिप्राय है कि परायों को भी इसने क्या बनाया, अपना बनाया। नेक्स्ट है, जिसने मुझको दो पैर दिए का मूल भाव क्या है। पैर जैसे दो अंग दिए, दौड़ने का कौशल सिखाया, चलने की क्षमता प्रदान की, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। यानी कि पद्यांश में हमारा दिया गया है कि जिसने मुझे दो पैर दिए यानी कि उसने मुझे चलना सिखाया, यानी कि मुझे चलने की क्षमता प्रदान की, ना कि दौड़ने का कौशल सिखाया। क्योंकि यहाँ पर दौड़ना भी लोग जाते हैं आंसर पे, लेकिन मेन इसका जो पॉइंट है वो है चलने की क्षमता प्रदान की। नेक्स्ट है, हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता का आशय क्या है। यानी कि जो ठोकर लगती है, तो जब हम किसी चीज़ में हार जाते हैं या किसी चीज़ हमारा वो काम पूरा नहीं होता तो हमारे जो भावनाएं होती है वो थोड़ा निराश हो जाती है। तो वही को पद्यांश में कहा गया, हर ठोकर में भीतर कुछ कुछ छलक पड़ता का आशय क्या है। चुनौतियाँ कष्टकर होती हैं, विपत्तियों से जूझना मूर्खता है, विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है, चुनौती भरा जीवन जीना बहुत कठिन है। अब देखिए, हर ठोकर में भीतर कुछ कुछ छलक पड़ता का आशय बताना है कि विपत्तियों में हमारा क्या हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। जब हमारे पास कोई विपत्ति आ जाती है या कोई ठोकर लग जाती है तो हमारा मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। नेक्स्ट है, समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा। समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा, काला शब्द किशोर की क्या पाऊंगा, ये आपका काला वर्ड है। समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा, काला शब्द किशोर संकेत कर रहा है। काला शब्द यहाँ पर यश की बात कर रहा है, क्योंकि आपको जितना मुसीबत होगी, जब आप उस मुसीबत का पड़ाव पार कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यश, यानी कि आपकी कीर्ति मिलेगी। नजारों का अर्थ होता है दृश्य। आप कहते नहीं कि हमने बहुत अच्छा नजारा देखा, यानी कि हमने किसी चीज का दृश्य देखा। देखिए, ये आप लोगों के गद्यांश और पद्यांश के थे। आप लोगों ने देखा कि पद्यांश का आप लोग को भाव भी नहीं समझ में आया, लेकिन आपने ऑप्शन से देख के क्वेश्चन को हल कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट लगा।
चलिए हम लोग आते हैं हिंदी पैडागॉजी क्वेश्चन पे। चॉम्स्की एक मनोवैज्ञानिक थे, तो चॉम्स्की के अनुसार बताना कि मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है। नॉन चॉम्स्की ने बताया हुआ था कि भाषा अर्जन एक यंत्र होता है हमारे जन्म के समय, जिसमें बच्चा 3 या 5 साल में जब जो बच्चे को सिखाएंगे वो बहुत जल्दी सीख लेगा। तो उसी ने नॉन चॉम्स्की ने कहा कि मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह हमारा कहलाता है सार्वभौमिक व्याकरण, यानी कि जो जो हमारे व्याकरण में यूज होंगे उसके जो शब्द होते हैं, जैसे ध्वनि हो गई, वर्ण हो गया, विशेषण हो गया, संज्ञा हो गई, ये हमें शुरुआत में सब सीखने को मिल जाता है। यानी कि मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है? सार्वभौमिक व्याकरण। भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इससे यह विचार सम्मिलित होता है कि देखिए भाषा एक हमारा जो होता है, भाषा आप लोग को पता है कि लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जो भाषा हम लोग सीखते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो हमें वही बताना है कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित होता है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। ये लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जब हम लोग कोई भी भाषा को सीखते हैं तो हम लोग समाज के साथ अंतःक्रिया जब बालक करता है या बच्चा करता है तो वह बहुत जल्दी उस भाषा को सीख जाता है। विरासत में तो मिलती नहीं है, अनुकूलन के द्वारा सीखी नहीं जाती, स्वाभाविक जन्मजात क्षमता होती है। देखिए भाषा एक हमारी जो है भाषा लैंग्वेज जन्मजात क्षमता तो होती है, लेकिन जो है मोस्ट जो आपका आंसर होता है वो सामाजिक, क्योंकि सामाजिक संकल्पना की यहाँ पर बात कही गई हुई है, इसलिए इसका आंसर हमारा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? हमें बताना है कि यहाँ पर व्यवहारवादी जो सिद्धांत होता है, आप लोग को पता है कि व्यवहारवादी और हमारे रचनावादी, व्यवहारवादी में आते हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, और जबकि जो रचनावादी में है तो उसमें आते हैं हमारे जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग और नॉम चॉम्स्की, ये सब हमारे रचनावादी में आते हैं। इसमें बताना कि व्यवहारवादी में हमारा कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है? सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत संबंधित है, खाली बर्तन भी संबंधित है, सामाजिक अंतःक्रिया यह हमारा सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह लेव वाइगोस्की का कहना था। लेव वाइगोस्की जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, लेव वाइगोस्की जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का नियम दिया था। प्रयास तथा त्रुटि का नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। तो हमें बताना था कि व्यवहारवादी सिद्धांत से कौन सा संबंधित नहीं, तो क्या नहीं संबंधित? सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा विकास का एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, समर्थन करता है कि भाषा मतलब आपको भाषा को संज्ञानात्मक सिद्धांत से सीखना है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव मेथड से सीखना है। तो आप लोग किस सिद्धांत का समर्थन करता है कि मतलब इसमें कौन सा सिद्धांत लागू होगा? व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता होती है, पुरस्कार तथा, देखिए जहाँ पुरस्कार तथा दंड की बात कही जाए वो हमेशा गलत होती है। समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें भाषा के संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कही गई है। तो यानी कि हम इसके साथ जाएंगे, बच्चों के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। यानी कि जो बच्चा भाषा सीखना चाहता है उसकी सोच कैसी है, वो भाषा को अर्जन करना चाहता है, उसकी रुचि है कि नहीं है। तो यानी कि जो बच्चे की पूर्व संकल्पना होती है उसके आधार पे संज्ञानात्मक सिद्धांत उसी बात का समर्थन करता है कि बच्चे जो है उस भाषा को सीखने के लिए एक्टिव हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं? प्रारंभिक साक्षरता मतलब होती है कि जो हम शुरुआत में शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि जो हमें पढ़ना लिखना आता है, तो प्रारंभिक शिक्षा मतलब साक्षरता से क्या संबंधित नहीं है। इस शब्द का आप लोग बहुत ध्यान देंगे कि नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सही है और एक भिन्न है। इस बात की समझ की मुद्दे सामग्री अर्थ देती है, बिल्कुल बात सही है। प्रारंभिक आप देखते हैं कि जो हमारी नोटबुक होती है, जो पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है, उसमें प्रिंट मटेरियल होता है, जिससे जो उनके अर्थ होते हैं वो बच्चा आसानी से सीख लेता है, यानी कि ये बात सही है। आरंभिक स्वनिम जागरूकता है, बिल्कुल सही बात है। शुरुआत में जब बच्चा सीखता है तो स्वनिम के माध्यम से सीखता है। आधारभूत वर्णों का ज्ञान, यानी कि आ, ई, उ, का, खा, घा, मतलब जो उसके बेसिक वर्ड होते हैं उनको वह सीख जाता है। जबकि टिप्पणी लिखना ये हमारी प्रारंभिक साक्षरता का नहीं होता, क्योंकि यह आपका टिप्पणी यानी किसी के बारे में कहना, यह आपकी प्रारंभिक साक्षरता के अंतर्गत नहीं आती, ये हायर एजुकेशन के अंतर्गत आती है। तो आपका आंसर टिप्पणी लिखने के साथ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है?
यानी कि जो हमारा पढ़ने का कौशल होता है कि हम बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाएं कि बच्चा बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सीख जाए। तो पहला है आपका कक्षा में पठन कौशल के विकास में सहायक। बिल्कुल 100% यह बात राइट है, क्योंकि जब आप लोग किसी भी कक्षा में पढ़ाएंगे तो एक पठन कोना मतलब यानी कि जहाँ पर बच्चे पढ़ने के उद्देश्य से बैठे होंगे। दूसरा है बच्चों को जोड़े में बैठाल कर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करना। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों को हमें उसकी पसंद और नापसंद के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी। ये बात है कि समूह में चर्चा करना बहुत अच्छी बात है, ये हमारे हर वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, लेकिन उनको समूह में चर्चा करने पसंद और नापसंद के विचार पर किया जाए, यह बात बिल्कुल गलत है। तो यानी कि पहली बात आपकी सही है और दूसरी बात गलत है, क्योंकि कक्षा में पठन कौशल विकसित तभी होगा जब उसमें एक पठन कोना होगा और सामूहिक रूप से चर्चा होगी। लेकिन ये नहीं होगा कि सामूहिक रूप से चर्चा हुई और उसमें पसंद और नापसंद की बात कही। तो आपका आंसर बी। अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे के माध्यम से संपदा सीखते हैं। देखिए, अचानक से शब्दों को हम तब सीखते हैं जब हम लोग कोई वाचन खुद करते हैं, शाश्वत वाचन। जैसे आप लोग को कोई बुक दे दी गई, आप खुद पढ़ेंगे उसको तो आप लोग को काफी शब्द खुद नए मिलेंगे, यानी कि अचानक आपको शब्दों का क्या होगा, ज्ञान होगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे के माध्यम से सब संपदा सीखते। जब बच्चा खुद ही शाश्वत वाचन करता है तो वह हमारा शब्द संपदा सीखता है। दूसरा है पृथक रूप से सब सिखाने की तकनीक की कहीं बात नहीं कही गई। टेक्नोलॉजी वर्ड का हमें यूज ही नहीं करना कहीं भी। पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना जो पठन सामग्री में आए हो। विशेष शब्द नहीं, पूरे शब्दों को हमें पढ़ाना होता है। शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों का अर्थ याद करना। जब शिक्षक ही उसको चयन कर देगा तो बच्चा उससे आप प्रभावी हो जाएगा और वह शब्दों को नहीं सीख पाएगा। मेन क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चों के माध्यम से संपदा सीखते हैं। इसका बेस्ट ऑप्शन पुस्तक के शाश्वत वचन से होगा। नेक्स्ट है, इसको बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। स्वर्णिम जागरूकता संबंधित है। स्वर्णिम जागरूकता जो होती है वह हमारी पहली स्टेज होती है किसी भी चीज को सीखना, यानी कि स्वनियों तथा लेखा चित्रों से संबंध स्थापित करने की योग्यता हमारी स्वर्णिम जागरूकता कहलाती है। आप लोग जब किसी भी बच्चे को नोटबुक में जो प्रिंटेड मटेरियल होता है उसको पढ़ाते हैं तो वह चित्रों को देखकर बहुत अच्छे समाज के साथ वो क्रिया करके उसको सीख लेता है। तो यानी कि स्वर्णिम जागरूकता के जो हमारे संबंध होता है वो लेखा चित्रों से संबंध स्थापित करना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है, यानी कि हमें प्रभावकारी पठन रणनीति बताना है कि कौन सी होगी। पहला पढ़ेंगे, पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना और पढ़ना। पठन अचेतन चिंतन प्रक्रिया है। पठन अपने साथियों के ज्ञान को पठन सामग्री के अर्थ की पुनर्रचना के लिए प्राप्त करना है। पठन केवल शब्दों की ध्वनियों को जोड़ने की योग्यता है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पठन से हम लोग हर चीज सीखेंगे। लेकिन प्रभावकारी पठन रणनीति है यानी कि पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना, यानी कि जो उसमें वर्ण होंगे और जो उसके अर्थ होंगे। जैसे वारी है, वारी का अर्थ होता है जल। जैसे मान लो शब्द काला है तो काला अक्षर हमें पता है कि जो ब्लैक होता है, जैसे गुड़ के बारे में पता हो और संज्ञा के बारे में पता हो, यह सब हमारे शब्दों के अर्थ के निकालना यही हमारी क्या होती है, क्योंकि हम हर शब्द का अच्छे से देख सके। एक अच्छे में सभी वाक्य, एक अच्छे के बाद डॉट डॉट है, जिसमें स्प्रिंट है थोड़ा सा। एक अच्छे डॉट डॉट में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार का अर्थ देते हैं, प्रारूप हो, व्याख्या हो, संपेदन हो। देखिए, अभी मैंने आप लोग को गद्यांश और पद्यांश पढ़ाए थे, तो जो हमारा गद्यांश और पद्यांश होता है वो एक अनुच्छेद के रूप में लिखा होता है, जिससे हम लोग देखते हैं कुछ शब्दों को भी ज्ञान होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, जिससे हमारी जो रचनात्मकता है उसकी भी वृद्धि होती है। तो वही कहने का मतलब कि एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार का अर्थ देते हैं। जो अनुच्छेद होता है हमारा, अनुच्छेद में जितने भी विचार होते हैं सभी विचारों का अलग अलग अर्थ होता है, उसको हम लोग कनेक्ट करके उस भाषा को या उसके आए हुए सवालों को सीखते हैं। यानी कि एक अच्छे अनुच्छेद में भी हम ये सब चीजें देखते हैं। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है, यानी कि एक समाचार पत्र है उसमें नौकरी के लिए कोई विज्ञापन निकला है, तो हमें बताना है कि यह क्या कर रहा है। वो पाठ पुस्तक को बारीकी से पढ़ रहा है, पाठ वस्तु की व्याख्या कर रहा है, पाठ वस्तु को सही दृष्टि से देख रहा है, टिप्पणी लिख रहा है।
तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, देखिए जब आप लोग कोई अखबार पढ़ते हैं उसमें जब न्यूज़ विज्ञापन होता है तो आप लोग देखते हो जल्दी जल्दी आप लोग देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ निकली है। ये मतलब हमारा इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ये हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, ये हमारा कोई इवेंट से जुड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें देखते हैं और उसमें नौकरी के लिए विज्ञापन भी निकलता है। तो हम यानी कि यहाँ पर हम पास वस्तु को सरसरी दृष्टि से देख रहे हैं होंगे, ना कि बारीकी से पढ़ रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के संबंध नहीं, यानी कि हमें लर्निंग के बारे में कौन सा संबंध सही है बताना है। भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से ही होता है। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध प्रवेश में बढ़ जाती है, यानी कि यह एक भाषा अधिगम के संबंध में सही। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि चित्रों के माध्यम से हम लोग बहुत आसानी से और बहुत कम समय में बच्चों को सिखा देते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है चित्र को देखकर उसके प्रति पढ़ने की उसकी उत्सुकता होती है और रुचि उत्पन्न होती है, इसलिए हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है, यानी कि कक्षा 4 की है कोई भाषा शिक्षिका यानी कि लैंग्वेज टीचर है, एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लेख लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षक की रणनीति क्या कहलाती है? लेखन कौशल में विकास में सहायक है। यहाँ पर लेखन की कोई बात नहीं कहेगी, क्योंकि वह जब गलत होता है तो उसके ऊपर लाल घेरा बनाकर उसका सही आंसर भी वह सही उत्तर भी वह लिखती है, यानी कि लेखन कौशल की यहाँ पर कोई बात नहीं है। भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है, बाल मनोविज्ञान के अनुकूल है, लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर ये हम लोग जाएंगे भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि जो हमारा लर्निंग है ये उसके लिए अनुपयुक्त होगी, क्योंकि लिखना बस नहीं होता, लिखने के बाद उस बच्चे को पढ़ाना भी होता है तभी, क्योंकि अनुच्छेद लेखन में व्याकरण त्रुटि में लाल घेरा बनाकर उन्हें सही कर देती है। यानी कि सही तो वो कर देती है, लेकिन उसको उस बारे में बताती नहीं है कि वह कहाँ पर सही कर रही है और कहाँ पर गलत कर रही है, और बच्चा पता नहीं चल पाता उसको कि वो क्या चीज़ गलत लिख रहा है और उसका सही आंसर भी वह नहीं जान पाता। इसलिए भाषा अधिगम के लिए वह क्या होता है? अनुपयुक्त है, यानी कि बेकार है। भाषा अधिगम में कहानी सुनाना एक प्रभावकारी माध्यम है। नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए, लेखन कौशल को विकसित करने के लिए, खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। बताइए, मैंने इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आप लोग को पिछली क्लास में पढ़ाया होता। कहानी सुनना एक प्रभावकारी माध्यम तब होता है जब हम लोग कहानी सुनते हैं या सुनाते हैं तो बच्चों की जो श्रवण की यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है वह बहुत अधिक विकसित हो जाती है। देखिए, नैतिक शिक्षा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन निकालना है तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसमें जाएंगे? श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए। ये आप लोग का दूसरा गद्यांश है जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आप लोग का CTET का कल भी एग्जाम है 29 तारीख को, तो आप लोग हमारे एग्जाम विद मी परिवार के साथ इसी तरह बने रहिए और अपनी CTET की तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। हमारे चैनल एग्जाम विद मी को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आई होप आज आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको इससे अच्छा और कंटेंट लेकर आएंगे जिससे आपकी CTET 2022-23 क्लियर हो सके। जय हिंद, जय भारत।